अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मराकेश को या शुमारा मजनी यक चीज़ें फेस कनक मकपी वती हिफाजत ज़रूरी इशेंचे अलावा हमेशा गवर्नमेंट भी शुमारा बार बार उसमें मोबाइल थ्रू उसमें मैसेज थ्रू तो शुमारा जो है एक ताईद करनी कि डरना दर मया इतना पर चकी मौसम बास खराबी नीम करोगी गर्मी बास ज़्यादा ही और गर्मी महसूस मतलब गर्मी जो ऐसे सकत नबी लाइट रोग हैं लोग तो का बास खतरनाक तरीके हैं लोड शेडिंग बेगी और लोड शेडिंग मचे बुक्शन दायरी बरी माँ जब खामोश भी गुरा अंची चीज़ बयान का माँ उशा हमेशा मुत्तहिद बैग ज़रूरी है ज़िंदगी तो अगर माँ या घूमी है माँ ही मुल्क का अगर मैं बेचारी एक मुल्क के अवामा को ज़्यादा चली करी जो निश्चित इक़्तिदार तो का इशन चीज़ ज़्यादा पावर में अवामी के बोले माँ वती पावर आ रहा जब हम ग्रंच नकनी माँ वती ताकत आ रहा जब हम ग्रंच नकनी माँ यक फैसला ही नकनी माँ यक सोच ही न जोड़ नकनी और याद बेदारे माँ कदी भी सोच मन नबी और माँ हमेशा पूरे ज़िंदगी बल्कि माँ ना मैं आयु की नस्ल भी में कसानी चुप भी जो अन्नी अड़ो जंजाले दुकाया आवती मुस्तकबिला भी अमे अड़ो जंजाले दुका बल्कि गेशन ची गेश मसलाहती शिकार बा याद बेदारे गोली चारू का माँ माशाल्लाह अगर ये कौम है तो मैं कौम में भला पावर भला ताकत और एक ताकत में यकजहती है और एक जहती है कंचे ताकत की दुनिया मजनी मजनी इक़्तिदार काफ़ी नहीं भले माँ कभी भी ये यकजहती है ताकत है फ़ायदा चेस्नता माँ हमेशा यक दूमी एक माँ जंगो जटल को ता चिया कि माँ एक दुनिया ची दिलगरा नहीं भले मैं जो सरपरस्त था मैं जो माँ मैंने ओन करी मैंने फॉलो करी मैं यानी मुद्दई मर्दम मैं जो ऐसी एक दूमी माँ मतलब एक दूमी मायनी इख्तलाफी तो मायनी हमेशा माँ फॉलोअर्स बनती माँ पाकिस्तानी माँ सज्जीन माँ खासकर कौमियत बेचारी माँ एक कौमियत बेचारी माँ अगर एक मुल्कियत बेचारी माँ फॉलोअर्स बनती माँ पुश्ता तचुक बनती माँ कभी भी फैसला पूछ सकती और अगर फैसला करने टाइम कहती कि माँ सिर्फ और सिर्फ एक दूमी कप्पा गोश्तारी अन्य सोशल मीडिया तो का हमा कस के कसानी वीडियो नेगेटिव वीडियो ज़्यादा माँ फैसला को तकनी कि मैं कयारा जारी बरी मैं कयारा वती सरपरस्त जोड़ बिकने मैं कयारा वती लीडर जोड़ बिकनी भले अमी अमरी की माँ वती पुरानी एक्सपीरियंस बेचारी पुरानी वती जो मैं गस्तगा वती ची गोशंती मतलब वती जो वाहदी गस्ता अब वाहदे अड़ो जंजाला बेचारी कि मारा चिक्का चीज़ फेस करना कपता बैदे कि मैं तू का हमें कर जिद भी क्या हर चीज़ कि मारा यक पेरी नुकसान था पदा माँ ये मौका न दे मारा नुकसान देगे ताकि या कम अज़ कम शरी मर्दों भी नहीं इक़्तिदार और मैं सर का मारा कमो फ़ायदा भी और याद बेदारे हमेशा यक बयक यक मजनी ताकतें चूँकि मगो यक जहती यक मजनी ताकत और यक जहती यक लोगे तो कभी भी यक मीत के तो कभी भी यक चागिर दे तो कभी भी या यक कौम तो कभी भी या यक मुल्क के तो कभी भी
अगर यक मुल्क तू का सच्ची मुल्क मर्दम सच्ची ज़बान मर्दम सच्ची कौमियत मर्दम यक जहद भी तैयार कनी मुल्क सुपर पावर बनी भले खैर मारा बनगा भी तो नैला मारा यक दूमी में इख्तलाफ कनायनक भी और कनायनक ज़रूरी भी पर चके ज़रूरी हमशी के पाकिस्तान कदी भी दीम रवी मका पर चके पाकिस्तानी अगर यक जहद बीतना तो ज़ाहिर बड़ी गुरा कसी नचली लेकिन हमशी के मारा यक माँ हमेशा यक सियासत शिकार बनी माँ हमेशा यक ताकत शिकार बनी भले माँ कदी वती ताकत नजानी मारा हमेशा जाल जनक भी तमा हमेशा वो तरह वत भी जाल जने और कोशिश बैठ के हमें बेखनी कि माँ एक लोगी तुका निश्तगी या माँ एक मीत की तुका निश्तगी या मैं एक चागिर दिए कुमा हमग्रंची या कि मैं एक कौमियत सरपरस्ती यक जहत पे एक ज़रूरी है यक जहती बाज बलाइन टीकी कि मैं वतारा वती कौमारा वती औलादाना वती आयु की नस्ल वती यू तरह दे और ए यक मजने मिसाल भी अगर मैं भी खैर मन अन्नी में गप्पा थी मैं मेहमान मशवर अल्लाह मिलना ना भले ए कमोती गप्पा का ना ये रन यक ब्रेक ये रन मती मेहमान शो मिलना ना मानी गप्पा थी कि काश कि मैं यक बीबितिंग और काश कि मैं फैसला यक बीबितिंग काश कि मैं फैसला है तो कब मैं सजनानी ओहदा यक दूमी वासे यक बीबितिंग और गोरा मारा कसे देव रवि कनगा नरुकत का गोली चारू कान चुके मां बीमारियां नी गो अड़ो जंजाले गो मर्ची मां बिल्कुल अबर कनी चुमे जी गो मर्ची मां हड्डा नी निजूरी बाबत गप कनी मर्ची मां गप कनी कि मैं तू का ची चीज़ मैं हड्डा ना मजबूत जुड़ का मर्ची बांधा ये जो हड्डा नी प्रॉब्लम्स का आएगी ये जो बीमारी का आए गया इस ये सजना ची मजनी वजूहात चाहिए तो जीरे नी ब्रेकी जीरे जी गोली चारू का वादत का कसानी ब्रेक है पदा शुमित दिमा साड़ी भी और वती सरहाला दिमा बरी मैं घूम बेता जी गोली चारू का वशत के ब्रेक अंची सारी अंचु के मैं जी भी शुमार होगा कि मैं सरहाल मच्छी में सरहाल नहीं मैं एक डिस्कशन नहीं मैं एक सरपदी जीरे के एक बलाइन टॉपिक ही कि मर्ची बांधा जो मेन मसला बैगी जो मैं चागिर दे तो कई पास खासी बीमारी हड्डियाँ बीमारी मनाजानी मर्ची बांधा मनी वती ये चीज़ मनी में बैगी बल्कि दर मुल्का वहाँ मर्दमाना बाज प्रॉब्लम ही हड्डियाँ नहीं और अर्च दूमी मर्दमारा कोंडे बीमारी यानी कुंडे दर्द कुंडे हड्डानी आवाज़ या ईशानी तो का प्रॉब्लम अल्लमा अस्ती तो मर्ची माँ ज़्यादा गप ना करना नहीं माँ मर्ची माँ ई सर हाल सर ज़्यादा गप करी कि मैं हड्डियाँ नहीं बीमार तो मैं हमारा कॉल खुद करें था नंबर में करानी नहीं जाहिर भी तो ए सरहाला गप करने के वास्ता मैं गुमा मौजूदी डॉक्टर इमामुद्दीन जो आर्थोपेडिक सर्जनी और माँ मर्ची शोए वास्ता शरद दावत था अस्सलाम वालेकुम सर आपको वेलकम करते हैं मेरे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे इनविटेशन पे और माशाल्लाह जैसे कि मैंने पहले कहा था आप कमिटमेंट के बड़े पक्के हैं तो ये अच्छा लगा देखकर। अच्छा ये आज जो हम बात करें जाहिर बात है आप इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं और आजकल ये बीमारी बहुत फैली हुई है हड्डियों की। अच्छा ना कि पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर की जो हमारी खालाएँ वगैरह दुबई से आती हैं उनको भी ये बीमारियाँ ज़्यादा है। अगर हम कहेंगे हम कैल्शियम की कमी की वजह से हैं तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी वैसे आपकी सुबह कैसे होती है? पहले एक डॉक्टर से पूछना चाहिए कि उनकी सुबह कैसे होती है ताकि हम भी उनको फॉलो करें। जी सुबह जैसे ये होते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें हेल्दी रहें तो अर्ली मॉर्निंग वॉक और धूप लेना ये बहुत ज़रूरी है और उससे आपकी जो इम्यूनिटी बूस्ट होती है उससे आपकी जो बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपका जो पूरा दिन है वो एनर्जेटिक होता है। यानी आप ये नहीं है कि थोड़ी देर उठे फिर थक गए फिर लेट गए फिर उठ के फिर थक गए। तो जो लोग होते हैं ना कि सुबह में उठते हैं और वो देर तक जो है फिर एक्टिव रहते हैं फंक्शनल। इसी तरह से उसका उलट है कि अगर आप देर तक लेटे रहेंगे देर से उठेंगे तो फिर आप जो है वो
उतना फंक्शनल नहीं रहते, क्योंकि बिकॉज के वो आपके जितने भी मसल्स हैं वो ढीले हो जाते हैं। कोई उनमें ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम 2 बजे, अक्सर हमें देखा जाए जब मेरी छुट्टी होती है खासकर, तो मैं मज़े से सोती हूँ। तो जब मैं देर से उठती हूँ, अब मैं सुबह उठती हूँ, हालांकि मैं 3 घंटे की नींद कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं फ्रेश होती हूँ। लेकिन जब मैं 2-3 बजे उठती हूँ तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि मेरी हड्डियों में दर्द है, मसल्स में थोड़ा सा पेन हो रहा है, या मैं बीमार हूँ। थोड़ा एक्टिव होने के बाद थोड़ा सा मैं फॉर्म में आती हूँ। डिप्रेस फीलिंग आती है बहुत ज़्यादा। अगर आप जितना लेट उठेंगे ना उतना डिप्रेस, जितना आप अर्ली उठेंगे चाहे आपने नींद कम ही की हो, लेकिन एक एनर्जेटिक फीलिंग आती है कि फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होना चाहिए, जो हमने पहले भी बात की थी, ये ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, यानी कि हड्डियों का बुरबुरापन, जैसे आपने मुझे बताया। मैं जब ये प्रोग्राम करती हूँ, ये मेरे लिए भी एक अवेयरनेस होती है, क्योंकि मुझे मेडिकल के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता, लेकिन मैं जब कोई सर्जन या स्पेशलिस्ट आते हैं तो मैं रिसर्च करने लगती हूँ उसके बारे में। तो इनके बारे में बताएं, और ये आजकल हर दूसरे बंदे को क्यों हो रहा है, हर जवान बच्चे सब में ये प्रॉब्लम आती जा रही है, इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये जो ऑस्टियोप्रोसिस है वो एक बहुत ही जो है हमारा जो है इस पूरी एक इम्पॉर्टेंट जो ख़ास तौर पे ख़वातीन है उनके लिए एक अहम चीज़ है समझना इसको। तो ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली होता है कि यानी कि आपकी जो हड्डी है वो अंदर से भरी हुई होती है कैल्शियम से, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैग्नीशियम और जितनी भी जो उसकी ताकत वाली चीज़ें हैं, और एज के साथ और कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं उसकी वजह से लैक ऑफ एक्सरसाइज वो हड्डी आहिस्ता आहिस्ता खाली होती जाती है। तो उससे क्या होता है कि ये हड्डी एक वक्त आता है कि थोड़ी सी भी चोट लगने से टूट सकती है, जो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और ये ऑस्टियोप्रोसिस जो है बदकिस्मती इसको हाईलाइट नहीं किया जाता इतना, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो दिल की बीमारियों से ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा जो है ये प्रॉब्लम जो है आपकी लाइफ को ज़्यादा डिवेस्टेट करता है। जैसे मैं अगर आपको मिसाल दूं कि खुदा न खासा किसी को अगर हार्ट अटैक होता है या किसी को कोई दिल की बीमारी होती है, तो जो डॉक्टर्स कहते हैं कि 95% चांसेस हैं कि वो सरवाइव हो जाएगा और नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। 5% लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा बहुत ही वो हो जाते हैं। हाँ। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपके घर में किसी खाला का, किसी का, आपके फीमेल का या कोई भी जो है जो एजड हैं, या उनका अगर हिप बोन फ्रैक्चर होता है आफ्टर 50, तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि 25% चांसेस हैं कि दे विल डाई विद इन ईयर्स, एक साल के अंदर। तो आप सोचें कहाँ पे 5% रिस्क है और कहाँ पे 25%। तो यानी कि इतना बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इससे भी कहीं ज़्यादा जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डैमेज होगी उस हिप बोन के फ्रैक्चर की वजह से, और सर्जरी की वजह से। तो वो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको समझना चाहिए। इसकी वजह ये है ये बीमारी अंदर से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है और इसके कोई बज़ाहिर सिम्टम नहीं होते। अच्छा, बज़ाहिर कोई सिम्टम नहीं होते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको लोगों के अंदर शऊर पैदा किया जाए कि ये चीज़ क्या है, और अपनी बोन की हेल्थ को देखना चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि लोग कोलेस्ट्रॉल के पीछे इतनी सारी रिसर्च करते हैं, और जो है ब्लड प्रेशर के लिए इतना रिसर्च करते हैं, डायबिटीज़। अच्छा, ये सारी चीज़ों से ज़्यादा है। आपकी बात में थोड़ी सी काट रही हूँ। आजकल हम हर दूसरे जिम में चले जाते हैं और वहाँ पे हमें उनको खुद डाइट प्लान का पता नहीं होता, और वो हमें हर प्रोटीन से मना कर देते हैं। मतलब नेचुरल चीज़ें जो फ्रूट्स होते हैं, अंडे होते हैं, या कोई और चीज़ होती है, वो हमें मना कर देते हैं क्योंकि उनको खुद नहीं इल्म होता। और ये ना खाने के ये इनको हम स्किप कर देते हैं, और उसके अलावा हम अपनी बॉडी को ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं। इससे भी तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। बिल्कुल। ये देखिए इसमें एक दो चीज़ें होती हैं। एक जैसे आपने अभी कहा ना ऑस्टियोप्रोसिस, ये सीवियर फॉर्म है। उससे पहले आती है ऑस्टियोपीनिया, हड्डियों का कमज़ोर होना। फिर ऑस्टियोप्रोसिस तो एक डेवलप हो जाता है कि हड्डी अंदर से खाली हो चुकी है। इसी के साथ एक चीज़ आती है सार्कोपीनिया, जो अभी आपने बात की, जिसमें मसल वेस्ट होना शुरू हो जाता है। आपके जो मसल के मांस हैं वो लटकना शुरू हो जाते हैं और वो ढीले हो जाते हैं। इसकी निशानियाँ ये है कि आदमी, जैसे अक्सर आपने
50+ ऐसे कोई भी घर में होगा जी। बड़े, तो उनको चेयर से उठते हुए दिक्कत होती है, बिकॉज कि उनके मसल्स पावर ही नहीं है। बिल्कुल। और ये चीज़ बोन्स पे अफेक्ट करती है। अगर आपके बोन्स वीक होंगे, फिर आपके मसल वीक होंगे, तो फिर आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स और बढ़ती बढ़ती जाएगी। जी हाँ। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि सिलेक्टेड प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और उसके बारे में बात करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बंदा गिर गया तो उसकी हड्डी टूट गई। बिल्कुल। मैं एक बार शूट पे थी तो हम लोग गाड़ी में थे, तो एक लेडीज़ वो बैंक से निकल रही थी। आप यकीन करें, ना वो गिरी है, बिल्कुल, ना कुछ हुआ है, उसकी ये हड्डी ठक करके टूटी है और टूटने के बाद वो गिरी है। बिल्कुल। तो मैं तो डर गई, मैं तो ऐसे डर गई, मैंने कहा अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं जब भी रास्ते में चलती हूँ तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ, मेरी हड्डी ना टूट जाए, हड्डी ना टूट जाए। हालांकि हम सबको खौफ होता है, लेकिन हम इसको, आप वही आपकी वाली बात है कि हम इसकी केयर पहले नहीं करते। बिल्कुल। इसमें ये जो अभी आपने बात की ना, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हड्डी पहले टूटती है, आदमी बाद में गिरता है। तो ये गलत होता है कि लोग आगे बताते हैं कि जी वॉशरूम में गिर गई, स्लिप हो गई, या घर में जो है वो ऐसे जा रही थी। तो नॉर्मल लोग जो गिरते हैं तो उससे कोई जो है वो नहीं होता। ये इतना वीक हो जाती है बोन्स के, इवन अगर आप 2 फ्लोर ऊपर चढ़ें तो आपकी हड्डी टूट सकती है। जी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो ऑस्टियोपोरोसिस है। ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, पूरी वर्ल्ड का है। और इसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। जितनी भी ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे, हाँ, ख़वातीन में ये होता है कि जब उनके 45 की एज में और उनके जो हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, तो हार्मोन्स बंद होने के बाद रैपिड बोन लॉस होता है। तो वो जो हार्मोन्स पहले होते हैं वो बोन की केयर कर रहे होते हैं जी। तो उसके ये देखा गया कि 5% एवरी ईयर बोन लॉस होता है। फिर अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोई और मसला है, तो वो और डबल हो जाता है, यानी कि 10% तक चला जाता है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि एक तो जो आदमी का कद है वो ऐसे नीचे आता जाता है। अक्सर आपने अपने दादा को या इसको देखें तो उनकी जो जवानी में कद होता है उससे वो छोटे दिखने लगते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो बोन लॉस हो रहा है। सेकंड चीज़ ये है कि वो खूब निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है वो टेढ़ी होती जाती है और नीचे झुकते जाते हैं, और फाइनली फिर वो जब बहुत वीक हो जाएं तो व्हील चेयर पर आ जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकना है। बेसिक जो थीम है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस को, कि आप इतनी जल्दी उस स्टेज पे ना जाएं। अच्छा, आजकल अगर देखा जाए तो पहले एक वक्त होता था जब बुजुर्गों को हम ऐसे देखते थे। बिल्कुल। आजकल तो हर यंग जनरेशन भी जो है ना इस हड्डियों की बीमारी का शिकार है। घुटनों में से आवाज़ें आती हैं जब हम लोग उठते बैठते। ये क्या चीज़ है? ये ऑस्टियोपेनिया है, जिसकी मैं बता रहा था कि ये ऑस्टियोपेनिया जो होता है, ज़रूरी नहीं है कि हड्डी सिर्फ बूढ़े आदमी की टूटेगी, यंग लड़कियों की भी हड्डियाँ टूट जाती हैं जो ख़ास तौर पर डाइट पे बहुत ज़्यादा जोर देती हैं। जी। कुछ खाती नहीं हैं, सही डाइट नहीं करती हैं, और ज़्यादातर वो ये होता है कि भाई कोई भी चीज़ नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं वेट गेन के हवाले से। तो उनकी बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं अंदर से कि वो भी अचानक, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोपेनिया, यानी कि आपकी बोन के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि जो आप हैवी एक्सरसाइज या कोई भी वज़न उठा सकें। तो उस वजह से ये क्या होता है कि ये बोन्स बिल्कुल ख़राब होती जाती हैं। फिर आपके जो जोड़ हैं वो उससे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उनसे आवाज़ें आने लगती हैं, वो घिसना शुरू हो जाते हैं। तो अब वक्त से पहले ही आदमी जो है वो समझ लें कि एक्टिव नहीं रहता। हमें किस स्टेज पे या कब हमें जाना चाहिए? नॉर्मली भी हमें अपना जो है वो करवाना चाहिए, मतलब कि हमारे जिस्म में कोई हड्डियों की बीमारी है, यानी कि कब हमें ऑर्थोपेडिक के पास, पेडिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि इस चीज़ का हो कि सबसे पहले तो आपको पता हो कि जब आप में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे जब आपको लगे कि आपके बालों का टेक्सचर ख़राब हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं, ये निशानियां होती हैं विटामिन डी डिफिशिएंसी, ये और गिरना ये तकरीबन औरतों के साथ हो रहा है। तो ये चीज़ें अलग से हैं जो बोन से रिलेटेड नहीं है। तो जो होता है कि बालों का गिरना या बाल पतले हो जाना, फिर होता है नज़र का कमज़ोर होना। अक्सर जिस तरह से होता है कि नज़र
दिखने में और वीकनेस फील होती है। जी। फिर एक चीज़ होती है कि बॉडी में एनर्जी ना होना, यानी कि अगर आप यंग लोग होते हैं वो सारा दिन एक्टिव होते हैं। बिल्कुल। अगर आप गांव में या इस तरह से देखें, जो लोग हेल्दी होते हैं वो घर पे नहीं बैठते, अक्सर हमें कहते हैं, तो वो तो एक्टिव होते हैं, तो चल फिर रहे होते हैं। उसके बनस्बत जो यंग लड़कियां हैं अभी आजकल जो घरों में हैं या जिस तरह आप उनको देखेंगे, सुबह उठी दोपहर में फिर सो गए, सुबह दोपहर में उठी शाम में फिर सो गए, तो ये इंडिकेट करता है कि उनके अंदर की एनर्जी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है और वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। जो एक्टिव लाइफ होती है कि एक आदमी जब एक्टिव होता है तो वो रात तक एक्टिव होता है, और वो ये नहीं होता, ये तो ज़्यादा सोना तो बूढ़े लोगों के उसमें आता है लेकिन ना। आजकल ये तो पेरेंट्स भी इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि बच्चे इसके अलावा जो होता है कि बॉडी में टोन नहीं होती, यानी कि आपकी जो स्किन है रफ होती है जी जी, और बॉडी ऐसे ढीला नज़र आता है। ये उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं कि आपके सारे जोड़ दर्द करते हैं, बॉडी पेन्स कहते हैं उसको, यानी कि आम तौर पे ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो हम बात कर रहे हैं इसको सिंपल टर्म में क्राइंग बोन डिजीज़ कहते हैं, यानी सारी हड्डियां रो रही हैं, मतलब ये एक अंदर से इंडिकेशन है, इंडिकेशन है कि आपकी बोन्स वीक है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको वो कुदरत आपको सिग्नल दे रही है कि हड्डी अंदर से खाली हो रही है। और फिर जो कॉमन प्रॉब्लम होती है यंग लड़कियों में या वेमेन में, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं या फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं यूट्रस में, ये भी विटामिन डी, अभी तो पूरी रिसर्च है इसके ऊपर कि जो रेगुलर में उनके फाइब्रॉइड्स हैं उसकी ट्रीटमेंट ही विटामिन डी है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लड़कियाँ या हम औरतें या इस टॉपिक पे बात नहीं करते। हमें इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। हमें डॉक्टर, अक्सर लड़कियों के साथ ये जो आपने कहा था ये प्रॉब्लम होता है पीरियड्स का, तो वो बोल नहीं पाती हैं, अपने बड़ों को बोल नहीं पाती है, ये चीज़ छुपा के रखती हैं और डॉक्टर्स को नहीं दिखाती हैं। और छोटी छोटी लड़कियां जब इनकी शादी होती है तो इनको जाहिर बात है इनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कंसीव नहीं कर पाती हैं। जो ये मसले होते हैं ये कुदरती है। इसमें मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम है तो वो बात करे, बिल्कुल बात करे, और प्लस में जो है इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर ना करें, बिल्कुल। होता ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बिल्कुल जब बात पीक पे आ जाए तो तब हम जो है रेफरल कहते हैं। आइडियली ये होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि भाई ये मेरे साथ अगर हो रहा है तो मुझे कंसर्न करनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए और एटलीस्ट शेयर करना चाहिए ताकि उसका कोई हल निकले, बजाय इसके कि उसके बाद में जाके खराब रिजल्ट निकले। तो वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो ये पूरी वर्ल्ड में डेज मनाए जाते हैं ताकि लोगों को पता लगे जी कि कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ ख़ानदान के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए भी ये प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोग दाखिल होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर्स के साथ, बूढ़े लोग, तो वो सारा उनका इलाज गवर्नमेंट पे आता है, बर्डन होता है हेल्थ का। तो उसके लिए भी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए कि इस चीज़ की आगाही फैलाई जाए कि ये एक कॉमन चीज़ है। प्लस में हमारे जितने भी लोग हैं वो इतने एक्टिव नहीं रहते बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि बाहर के लोगों को आप देखें वो एक बंदा 10 बंदों का काम करता है, हमारे यहाँ जो है एक बंदा भी काम नहीं करता। लेकिन अगर हम देखें, आपने गांव का नाम लिया तो वहाँ पे उनकी जो है ना उनकी बॉडी, मतलब वही उनकी टाइमिंग है सोने और उठने के, उनकी बॉडी रेगुलर काम पर है, वो स्टेमिना उनका ज़्यादा है। तो बनिस्बत शहरी हम देखें कि हम खुद भी ऐसे हैं, और जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो हम सारा दिन एसी में सोते रहते हैं, धूप तो हम बिल्कुल भी, धूप से तो हम बहुत दूर भागते हैं। सर्दी के मौसम में भी हम धूप से दूर भागते हैं। विटामिन डी ना हम कुदरती अज्जाओं से लेते हैं, ना हम विटामिन डी के कोई मतलब मेडिसिन लेते हैं, ना कुछ लेते हैं, ना हम डॉक्टर से कंसर्न करते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी ये सारी प्रॉब्लम। देखिए विटामिन डी जो है 90% से ज़्यादा आपकी स्किन से आता है, और स्किन पे जो विटामिन डी है वो
सन की वजह से, धूप की वजह से एक्टिवेट होता है, और कोई सोर्स नहीं है जी। जो 1-2% सोर्स है। कोई डाइट में विटामिन डी नहीं होता, विटामिन डी धूप से ही आता है। तो बाकी जो चीज़ें होती हैं जिसमें कहते हैं कि कुछ लेवल पे सैल्मन फिश है, मछली में है, और इसी तरह से कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे यहाँ कॉमनली अवेलेबल ही नहीं होते, जिनमें विटामिन डी है। तो हमारे यहाँ धूप का लेना बहुत ज़रूरी है। और प्लस में अगर आप विटामिन डी ले भी रहे हैं साथ में सप्लीमेंट के तौर पे, इंजेक्शन या कोई टेबलेट, तो वो 15 दिन में हाफ हो जाता है, यानी आपने सही कर दिया, मतलब उसका टाइम पीरियड सिर्फ 15 दिन का है, फिर वो निकल जाता है बॉडी में। फिर आपको मेंटेनेंस चाहिए, तो मेंटेनेंस फिर वही धूप है। अब आप हर वक्त टेबलेट पे तो नहीं रह सकते। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जी हमारा अभी तो सही था और फिर भी हमें तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। तो वो हम समझाते हैं कि भाई ये इसको आप मेंटेन करें, अभी जो आपको इंजेक्शन से ये ठीक हो गया है, तो फिर इसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि 4 दिन हफ्ते में सुबह की धूप या असर से मगरिब की धूप, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं कि जब आपके स्किन ख़राब नहीं होती। वैसे हर धूप ठीक है, लेकिन इस टाइम पे स्किन आपकी ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती। और उसमें आप 15 मिनट के लिए बैठें। तो फिर बैठने का भी एक तरीका है कि जो धूप पर्दे से आती है, जो कपड़ों से आती है, बुरके से आती है, वो काम की नहीं है। जो स्किन डायरेक्ट स्किन के ऊपर धूप लगेगी, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि भाई ऐसी जगह पे बैठें, या थोड़ा पर्दा हो तो थोड़ा सा बाजू को ऊपर कर लें, ऐसी तरह से टांगों से थोड़ा ऊपर कर, ताकि डायरेक्ट स्किन के ऊपर लगे। तो जिसको टैनिंग कहते हैं, अगर हल्की सी आपकी स्किन पिंक होना शुरू हो जाए तो मतलब वो होता है कि अब आप उड़ जाएं। तो अच्छा, पहले मैं क्या करती थी, मेरी खिड़की से बिल्कुल एक मतलब थोड़ी सी धूप आती थी, तो मैं क्या करती थी, क्योंकि पूरी धूप मुझे मुहैया नहीं होती थी। एक बार मैं बीमार हो गई थी, तो मैं क्या करती थी, अपनी हथेली ये धूप में कर दी थी। मैं 5 मिनट तक शायद मैं ऐसा करती थी कि मुझे विटामिन डी प्रोवाइड हो। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कैल्शियम कितना ज़रूरी होता है आजकल, जो हम दूध से कैल्शियम, दूध तो हम पीते हैं, लेकिन वो दूध भी इंजेक्ट क्या होता है किसी भैंस को या किसी गाय को, तो वो दूध सही है या नहीं है। और कैल्शियम और किन कुदरती अज्जाओं से हमें मिल सकता है, कैसे हम इजीली इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं? नॉर्मली ये कैल्शियम के लिए एक तो डाइट है, ठीक है, और डाइट में जो चीज़ें कैल्शियम रिच कहलाती हैं, उसमें सबसे चीज़ें जो कॉमन होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। पहले तो आप हमें ये बताएं ना कि कैल्शियम कितना ज़रूरी है और कितनी मिकदार में हमें दिन में कैल्शियम लेना चाहिए। इसमें देखिए ये होता है कि कैल्शियम एक तो सिर्फ बोन्स के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके मसल्स के लिए ज़रूरी है, आपकी हार्ट के लिए ज़रूरी है। जो आपके हार्ट के मसल पंप कर रहे हैं 24 आवर्स पंप कर रहे हैं, और अंत तक समझ लें कि वो चल रहा है। किसी का भी दिल 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो आपको पता है क्या होता है जी। तो वो चीज़ ना रुके और वो दिल कमज़ोर ना हो, उसको मसल्स को कैल्शियम चाहिए टू एक्टिवेट, और वो पंप करते रहें जी। तो ये कार्डिक वाइज भी बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ, जो दिल के हवाले से, बॉडी के। फिर जो स्पेसिफिकली अगर हम बोन्स की बात करें, तो बोन्स का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो कैल्शियम है या उसके सॉल्ट है। तो अगर बोन्स में से कैल्शियम निकल जाएगी, या अगर आपकी बॉडी में या दिल को कैल्शियम नहीं है, तो बॉडी क्या करती है, हड्डियों से कैल्शियम निकालती है ताकि बॉडी में काम आए। तो इसलिए पंपिंग करने में, हार्ट की पंपिंग करने में और जो सिस्टम को चलाने में कैल्शियम है, अगर आप डाइट में नहीं लेंगे या आपकी कैल्शियम में कमी है, तो आपकी हड्डियों से वो निकलेगी जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत है, तो उससे आपकी हड्डियां और कमज़ोर होंगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट कहते हैं कि 10 to 100 जो माइक्रोग्राम्स होते हैं वो एक कैल्शियम की नीड होती है रोज़ाना के हवाले से। तो उसमें ये होता है कि बेस्ट थिंग की ये है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, क्यों। सेकंड थिंग ये होता है कि आपको ये जो अक्सर लोग होते हैं कि कोक्स, स्प्राइट, ये जो होते हैं, ये चीज़ें इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अगर फ़र्ज़ करें आप डाइट ले रहे हैं, ऊपर से आप बोतल पी ली,
तो अक्सर बच्चों में ये कॉमन पाया हो जाता है, घर वाले उनको छोड़ देते हैं। आजकल तो घर वालों ने बच्चों को छोड़ा ही हुआ है। मतलब मैं हैरान हूँ कि कैसे आप बच्चों को जहर पिला रहे होते हैं, जहर खिला रहे होते हैं। अगर आप देखिए जंक फूड और ये फास्ट फूड भी एक जहर ही है जो रेगुलर। अच्छा, बच्चे घर का खाना नहीं खा रहे होते हैं, बच्चों को चाहिए बर्गर तो शर्गर और तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री। कोल्ड ड्रिंक तो उनकी रूटीन बन गई है। तो वो चीज़ जो आदत डल जाती है ना वहाँ से, ये चीज़ फिर कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होती। तो अक्सर वो बच्चों के पाँव टेढ़े रह जाते हैं, कद छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, और साथ में जल्दी चश्मे लग जाते हैं। और आजकल ये हो रहा है जल्दी। जी हाँ, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस ना होने की वजह से है। जिन लोगों को अवेयरनेस होती है तो वो उसके मेजर्स लेते हैं। अच्छा, बच्चे अगर इस एज में अगर कैल्शियम बिल्कुल भी वो नहीं ले रहे, या हम उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे, या उनकी बॉडी बना नहीं रही है, या उनकी बॉडी कंसीव नहीं कर रही है, तो वो उनका क्या आगे जाके उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों के साथ? देखिए, वो यही सारी प्रॉब्लम्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो आपको हेड टू टो सिम्टम्स आएंगे। यानी कि आपको सर से लेके पाँव तक, आपको हर एक जिस्म, ये सिर्फ हड्डी का नहीं, आपको सर से, जैसे आपको मैंने बताया कि स्किन, बालों से लेके और नाखूनों के टेक्सचर तक ख़राब हो जाते हैं। तो इतना ये चीज़ ज़रूरी है। और कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है जो आपके इंटेस्टाइन से या मैदे से, वो विटामिन डी कराता है। तो इसलिए दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम है। अगर आप कैल्शियम भी ले रहे हैं लेकिन आपके पास विटामिन डी नहीं है तो आपकी आंतों से वो ऊपर नहीं जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास विटामिन डी है और कैल्शियम नहीं है, तो इसलिए जो अक्सर आपने देखा होगा जो भी सप्लीमेंट होते हैं उसमें दोनों चीज़ें लिखी होती हैं, विटामिन D3 और प्लस में कैल्शियम। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के हवाले से। और एक्टिव रहना, बच्चों का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, अक्सर तौर पे देखा गया है कि इस तरह के बच्चे फिर क्या कहते हैं, वीडियो गेम्स पे बैठ जाते हैं, कोई एक्टिव नहीं रहते, बाहर कोई स्पोर्ट्स नहीं है। वीडियो गेम था तो फिर भी सही था, आजकल तो ये बहुत होता है कि धूप में जाना ही नहीं, धूप में जाना, बाहर आउटफील्ड जाना ही नहीं। तो वो बच्चे फिर क्या होते हैं, एक तो हेवी होते जाते हैं क्योंकि मसल कम हो रहा है, फैट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ती जाती है और पट्टे उनके वीक होते जाते हैं। तो उससे उसको कहते हैं कि ओबेसिटी ज़्यादा कॉमन हो रही है। अच्छा, आजकल देखें हम बच्चों की आंखें सूज रही हैं, उनका मुंह सूजता जा रहा है, और जैसे कि आपने कहा वो उठ नहीं पा रहे हैं, और ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि वो गेम या मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही बैठे हुए 4-5 घंटे तो ऐसे ही बैठे, उनकी हड्डी टेढ़ी होती जा रही है, और दूसरी बार वो एक्टिव नहीं है और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। तो ये बच्चों में सिम्टम्स आ रही है कि हम लोग गौर नहीं कर रहे। और ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि भाई हम लोग उस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। अगर बच्चा आपका बिहेवियर उसका ठीक नहीं है, बाहर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, खेलने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बच्चे का कसूर नहीं है, ये वालिदैन का है। हम लोग खुश हो जाते हैं। हाँ, वो उनको उल्टा बताते हैं कि भाई चलो घर में ही बैठा है, हाँ, सुकून है, मेरे सामने तो बैठा है। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो बच्चे जो होते हैं आगे जाके प्रॉब्लम्स में आते हैं, कोई एक्टिव नहीं रहते और इश्यूज होते हैं, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा वालिदैन के लिए ट्रबल होता है। उसके बाद फिर जो मेंटल रिटार्डेशन एक बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि वो उनकी ग्रोथ नहीं होती। और आजकल आप यकीन करें इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे माशरे में, हम लोग गौर नहीं करें। ख़ासकर मैं अपनी अगर बात करूं या अपने इर्द गिर्द लोगों की बात करूं, तो बच्चे घर में बैठे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं, गलत तरीके से बैठ रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर रहे, क्या खा रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो बच्चों को हम लोग, मैं कहती हूँ कि हम लोग बेसिकली अपने बच्चों को हम लोग जहर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहर दे रहे हैं कि भाई ये लो, ये स्लो पॉइजन जो कहते हैं, ये स्लो पॉइजन होता है उनके जिस्म के लिए, उनके जहनी नशोनुमा के लिए, जो कि हम लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसके बाद आपके घर की भी रूटीन हम लोग पूछेंगे ताकि हम लोगों को भी कोई थोड़ा सा फ़ायदा हो। भाई ऐसे तो नहीं बिठाया ना आपको थोड़ा फ़ायदा लेते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक नेम का बोलूँ, गोली शाहरुका जीरी कसानी ब्रेक है पता मैं साड़ी पे मैं गौर बेता।
वशत के गोली चारू का ब्रेकांचे सारे चुके मवाज मजनी मच्छी डिजीज बारे गप कर गए थे और ख़ास कर ये जो हड्डी यानी भुरभुरा पन्नी या शरब एक नाम इधर यानी मेडिकल एक नाम इनते बोले ये सब खतरनाक की बीमारी जो मर्ची बांधा हर मर्दुमारा बैगी या बैग शुरुआत बीतता अगर उसमें हड्डियाँ ना कोई प्रॉब्लम नहीं आवाज़ कन गया या दर्द कन गई कसानी दर्दी बैगी या महसूस चीज़ें बैगी कि जिसम सुस्त बयानी ये जिसम में कपानी तो इमीडिएट वही डॉक्टर माँ ज़रूर कंसर्न बिकने यकीन ज़रूरी है। अच्छा फिर आते हैं इसका अभी हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे तो प्रेग्नेंट औरतों को इसकी कितना असर होता है इसका और कितना असर होता है प्रेगनेंसी में? देखिए प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही इसमें बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि एक तो आप अपने लिए ले रहे होते हैं दूसरा बच्चे के लिए ले रहे होते हैं क्योंकि वो जब डेवलप हो रहा होता है तो बच्चों में अगर विटामिन डी की वजह से कमी की वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे मैंने बताया कि मेंटल रिटार्डेशन एक बड़ा मसला है बच्चों में जो है कि वो बच्चों की टाइम पे नहीं बोलना चीज़ों को जल्दी पिक नहीं करना तो वो मेंटली थोड़ा सा उनकी ग्रोथ नहीं होती। दूसरी चीज़ जो होती है कि उनकी जो बोन्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल होती हैं तो टेढ़ापन जिसे कहते हैं और उसके साथ ही जो बच्चे होते हैं फिर उनकी जो बहुत देर से दांत आते हैं इस तरह से तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में इसलिए विटामिन डी लाजमी लेना होता है। तो वो गायनाकोलॉजिस्ट भी जो होती हैं जो डॉक्टर वो लाजमी रिकमेंड करते हैं और जिस तरह आप फॉलिक एसिड लेते हैं उसके साथ विटामिन डी लेना भी बहुत ज़रूरी है और विटामिन डी लेवल आपका नॉर्मल होना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है ओवरऑल जो बच्चे की हेल्थ के लिए और मदर की हेल्थ के लिए भी। अच्छा अक्सर हमारी औरतें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती बल्कि मैं खुद भी नहीं रखती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी बिल्कुल नहीं रखती थी क्योंकि जहन से निकल जाता है। आप जब औरतों का ये मसला होता है कि वो 4-5 कामों में मशगूल हो जाती हैं उनका जहन बटा हुआ होता है उनको घर का प्रेशर अलग होता है बाहर का प्रेशर अलग होता है बाकी बच्चों का प्रेशर अलग होता है तो अपना केयर नहीं कर पाती हैं शायद इसलिए इसके लिए भी। और दूसरा हमारे यहाँ जो सोशल इस तरह की चीज़ें होती हैं घर में जो ख़वातीन हैं उन पे एक तरह से समझ लें कि एक्स्ट्रा बर्डन डाले जाते हैं बिल्कुल और फिर वो उनको अपने तौर पे ट्रीट किया जाता है जैसे घर में जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं वो अपने हिसाब से उनको जो बताती रहती हैं तो ये चीज़ें फिर निगलेक्ट होती हैं। रेगुलर चेकअप्स नहीं होते डॉक्टर के पास जाना है तो एक दिन चले गए तो फिर 3 महीने बाद जाएंगे और फिर उस चीज़ की अवेयरनेस कम होने की वजह से उस चीज़ को लाइट लेना। अच्छा हमारे बुजुर्ग ये कह रहे होते हैं कि हम भी तो अपने ज़माने में हमने भी तो बच्चे पैदा किए हम तो ऐसे नहीं थे हम तो ये नहीं थे भाई आपका ज़माना कुछ और था ये ज़माना कुछ और है। आपके ज़माने में खुराक कुछ और होते थे अब खुराक कुछ और है आप माहौल कुछ और है। यहाँ पे कॉलर भी हमारे साथ है करीम शावानी गप का नगलूटी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वाजा चूने तो चून रहोगी थी सो माजरत जी थी फोन कट हुई जी फोन था मतलब अक्सर छा किस्मत शब्द तो जो मोबाइल लाती मसला शो मेगमा बोलाती मेगमा अच्छा मर्ची मरागी शच्ची को शिगलुटे मेगमा अड्डी यानी डॉक्टरी और माँ गप्पा एक मजनी मसला है सरा डॉक्टर बलूची न जाई अवरा जहन नशीन बिकने ताकि शुमा वती गप्पा शेर सरपत कुत बिकने जी मैं अच्छी उर्दू गप ने जी अगर डॉक्टरी में गप करने लोटे को उर्दू गप करने पड़ी सर पिछले मैं गप जने लोटे बलूची सत्तर में चार रही तो बलूची गप बेचो गुरमान सरपत करना रही यार बुजुर्ग समझा रहे माँ कर बलूची उर्दू तो शबे काम लगा पिछले के डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? जी जी लेक्चर आप कैसे हैं? आप जनरल फिजिशियन है सर? जी 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 सर मैं हम यानी कि बीमारी के बारे में आपसे ज़ाहिर राय यानी कि करना चाहता हूँ और आपसे आप मुझे रिवाइज अगर दे सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बात ये कि आजकल इस खत्ते में जिस खत्ते में हम रह रहे हैं ना इस खत्ते में 2 बीमारी ने अपने लिपेट में लिया हुआ है। एक ब्लड प्रेशर और दूसरा शुगर। ये इंतहाई मोजरा यानी कि सेहत बीमारी है इंतहाई खराब बीमारी है जो लोगों को काफी तेजी से यानी कि अफेक्ट कर रहा है
तो इनके लिए आप लोग कोई वर्कशॉप या कि कोई अवेयरनेस आप लोगों को अगर दे सकते हैं, कोई प्रोग्राम में कुछ बातचीत करना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, ये बता दें। क्योंकि जी वाजा मर्चिमा गप्पई हड्डियानी बीमारी जो कॉमन बैगी मर्ची बांधा मैं तू का शरीर हड्डानी जो बीमारी है मैं हट दर्द कना मैं हट तवार कना खास का मैं जनीना नी मर्चिमा आवे बारे गप्पे मैं करा ऑर्थोपेडिक निश्ता मैं करा हड्डियानी डॉक्टरी निश्ता। हाँ, अध्ययन डॉक्टर अध्ययन तो हमेशा के ये जो तो फिर बात सर जो जोड़ों के बारे में आप पूछना चाहते हैं। जोड़ों का आजकल तकरीबन उम्र रसीदा बंदे जो तकरीबन 50 से ज्यादा उनका उम्र हो जाता है ना, तो अक्सर ये जोड़ों की शिकायत इनमें होती है। हमारे इलाके में जोड़ों की अक्सर शिकायत होती है, दर्द करते हैं, उठने बैठने में उनको यानी कि काफी तकलीफ होती है। इसका तो कोई यानी कि इलाज नहीं है क्या? तो लोग कहते हैं कि ये तो आरजी टेबलेट से होगा, लेकिन टेबलेट जब बंद करेंगे तो ये दोबारा यानी कि अटैक करेगा। तो ये आजकल काफी फैली हुई है। इसका कुछ आप तरीकाकार बता दो तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये तो काफी अर्से से लोगों को फिक्र कर रहा है। बिल्कुल करीम शाहवानी तो मैं प्रोग्राम विच लमा तो शरी एक बास शरी सवाली जो उसको बल्कि हमारा शरीर नहीं गबो कि जूड़ानी बीमारी मच्छी बांधा बास कॉमन है और इसी इलाज अस्ती या नीस मरदम कनाइन गया बाज बाज मेहनतवार तुम्हारा कॉल को और थैंक यू तुम्हें हमारा आगे शिरकत को जी। अच्छा ये हम अपनी उस टॉपिक पे भी जाते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है और कैसे हम उससे बच सकते, लेकिन ये जो इन्होंने बात की है जोड़ों की ये कॉमन है आजकल बहुत ज़्यादा और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर हम आते हैं अपने पहले जो हड्डियों के भुरभुरापन है जो आपने कहा था उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है और घर बैठे हम कैसे एहतियात कर सकते हैं, क्या नेचुरल प्रोसीजर भी है उसकी ट्रीटमेंट का। देखिए अगर सिंपल तरीके से बताएं तो उसमें ये होता है कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है या हड्डी का कमज़ोर होना या हड्डी के जो ऐसे स्टेज तक जाना कि वो फ्रैक्चर हो सकती है, तो उससे बचने के लिए हम बताते हैं कि भाई एक तो 5 चीज़ें करनी होती हैं। तो अगर मैं तो नंबर 1 जो उसके ऊपर आता है कि एक तो जो हमने अभी सारा डिस्कशन किया है कि धूप लेना बहुत ज़रूरी है। इसको तो अपनी रूटीन बना लें ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप अगर कोई डाइट भी ले रहे हैं, अगर खा भी रहे हैं, तो विटामिन डी नहीं होगा तो अंदर नहीं जाएगा और बोन में आपके वो इंग्रेडिएंट जो है पहुँचेगा ही नहीं। तो धूप लेना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड थिंग होता है एक्सरसाइज करना, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ाना कम से कम भी जो होता है कि 25 कहते हैं कि मिनट की वॉक करें या कोई भी एक्सरसाइज ठीक है। हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हमारा तो घर से बाहर नहीं निकलना होता, हम कहाँ जाएंगे वॉक करने। तो वो हम उनको बताते हैं कि आप सिर्फ अपनी एक टांग पे 1 मिनट तक खड़े हों, ये बहुत अच्छी पावरफुल एक्सरसाइज है। फिर एक मिनट तक खड़े जो योगा करते हैं या ये वेट बेयरिंग, तो ये आपका ओवरऑल बॉडी का वेट उसके ऊपर पड़ता है। फिर दूसरी टांग पे 1 मिनट खड़े हो जाएं। तो ये नहीं है कि आपको अगर बाहर आउटडोर नहीं जा सकती हैं तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आजकल बहुत सारी चीज़ें जैसे योगा आपने नाम लिया वो भी एक्सरसाइज है। वेट बियरिंग एक्सरसाइज होना लाजमी है, उससे आपके जो मसल्स हैं वो बने रहेंगे और जब आपके मसल्स बने रहेंगे तो आप में वीकनेस नहीं आएगी, इम्यून सिस्टम आपका ज़्यादा होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 2 पे जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी फॉर्म में हो। ये नहीं है कि भाई ये वाली करें कि ये वाली करें, जो भी आपको मैसर है घर के कामों के अलावा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो सारा दिन काम करते रहते हैं, घर का काम इतना होता है, ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम निकालना होता है और एक्सरसाइज के लिए कहते हैं कि भाई आप कम से कम ऐसी कोई चीज़ करें जिसके आपके बॉडी में पसीना है, उसको एक्सरसाइज कहते हैं। जो रूटीन की चीज़ें करना और वो एक्सरसाइज में नहीं आता। हमारी ख़वातीन जो है सालन बनाना, खाना बनाना घर में या इनको इस चीज़ को भी एक्सरसाइज में लाती है। एक्सरसाइज होती नहीं है क्योंकि आप एक ही जगह पे खड़े हैं या एक ही जगह पे बैठे हैं, वो रूटीन है। एक चीज़ आप अगर रूटीन कर रही है ना तो वो बॉडी आपकी यूज्ड तो है, वो तो आपका एक समझ लें कि रूटीन है। जैसे कोई आदमी हॉस्पिटल जाता है या कोई आदमी अपनी जॉब पे जाता है
ऑफिस में बैठना है, तो वो एक्सरसाइज नहीं है, हालांकि वो भी तो घर से निकल के ही जा रहा है। वो क्योंकि एक तरह से बॉडी उसकी यूज टू है, तो एक्सरसाइज कहते हैं कि जब वो यूज टू चीज़ों से हट के बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज दें, स्ट्रेच करें। तीसरा चीज़ होता है डाइट। तो डाइट में जो चीज़ें होती हैं कि जिनमें कैल्शियम ज़्यादा हो, सिलेक्टेड डाइट हो, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई जिस तरह से आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो अक्सर मैं पेशेंट को बताते रहते हैं कि भाई आप ऐसे करें कि दही लें और उसमें चुकंदर, पालक, इसको पीस के और उसका सैलेड बनाएं, तो हफ्ते में 2 दिन आप वो इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो दूध है उसमें कॉर्नफ्लेक्स डालें, तो 2 दिन आप वो इस्तेमाल करें, और 2 दिन जो भी आपके सीज़न के फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल करें। और हफ्ते में 1 दिन फ़िश होनी चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि फ़िश में भी विटामिन डी होता है। अच्छा, कुछ लोग फिश खाते ही नहीं है, तो उनके लिए? हाँ, उनके लिए फिर ये होता है कि फिर 4th चीज़ पे हम आ जाते हैं, सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं है। जी हाँ, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि उसमें आपके पास विटामिन डी के सप्लीमेंट हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई दवाइयों की सूरत में मौजूद होते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों में ये होता है कि सप्लीमेंट यानी कि कैल्शियम की जो दवाइयाँ हैं, आम ज़बान में कहें, उसको दवाई समझते हैं, मतलब दवाई तो मैं नहीं लूँगी, दवाई तो मैदा ख़राब करती। ये सप्लीमेंट दवाई नहीं होते, ये आपको ऐड करते हैं, आपकी जो डाइट में कमी है उसको ऐड करते हैं। जैसे आप मल्टीविटामिन लेते हैं, आपके मसल्स के लिए एक खाना है। बिल्कुल, जैसे आप ड्राई फ्रूट लेते हैं घर में, जैसे आप कोई और चीज़ें ताकत की लेते हैं, तो ये सप्लीमेंट आपको ऐड करते हैं। तो एक एज आती है, उसके बाद आदमी का खाना पीना अगर कम है या कोई पहले से नहीं, तो उसको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। या गर्ल्स हैं जो कहती हैं कि भाई हमें ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी की नीड पूरी हो। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सप्लीमेंट ऐसे नहीं कि घर बैठे आपने रिसर्च किया, आजकल हर कोई गूगल पे चल रहा है, रिसर्च किया और वहाँ से आपने कुछ निकाल लिया। नहीं, आप डॉक्टर से कंसर्न करेंगी, डॉक्टर टेस्ट करके पता लगाएगा कि आपकी जिस्म में किस चीज़ की कमी है, कितने मिकदार में आपको सप्लीमेंट चाहिए, किस किस टाइम में। ये भी तो ये चीज़ तो ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आखिरी चीज़ हम अगर इसकी ट्रीटमेंट होता है वो उसको कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो अगर जो आपका लाइफस्टाइल है, रहन सहन है, उसको बदलाएं। उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक आदमी है कि वो सारा दिन एक ही रूटीन में रहता है, वो अपनी लाइफ को बदलना ही नहीं चाह रहा। मतलब वो ये होता है कि भाई अगर वो बैठा हुआ है तो सारा दिन घर में ही बैठना है। या इसी तरह से अगर आप समझते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी भी सूरत में आप ताकि बाहर निकलें और एक्सरसाइज की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। मतलब मेंटली भी आप थोड़ा सा मेंटली भी, और जिस तरह से हम कहते हैं कि लाइफ को चेंज करना, ये तो वो बहुत ज़रूरी होता है। जब आप छोटे होते हैं तो आप खेलते हैं, तो फिर जब आप मिडिल लाइफ में आते हैं तो या जॉब में आते हैं तो वो खेलने का टाइम नहीं होता। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल अब चेंज हो गई है, तो आपको फिर वो चीज़ ढूंढनी होगी जो खेल का मुतरादिफ है, यानी अपने के लिए कोई इस तरह की। इसी तरह से जो आप अगर जो बूढ़े लोग हैं वो अक्सर उनको ये कहा जाता है कि आप घर पे बैठे रहें, बाहर ना निकलें, बाहर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जी हाँ, तो वो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि उनके लिए लाइफस्टाइल चेंज करना। लाइफस्टाइल चेंज से मतलब अक्सर जैसे ये पहले ज़माने में भी होता था, अक्सर लोग होते थे बाहर जाते थे, सोशल होते थे, और उससे ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी डिप्रेशन नहीं होती है और आप वीकनेस से बेहतर होते हैं। और दूसरी जो चीज़ आती है इसमें लाइफस्टाइल चेंज में, जो आपके घर में बूढ़े हैं या जो लोग इस चीज़ के रिस्क के ऊपर हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनके घर में आपके लाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि वो ट्रिप ना कर सकें देखें। इसी तरह से जो बूढ़े लोग हैं उनके वाशरूम स्लिपरी नहीं होने चाहिए, वहाँ कारपेट बिछा दें ताकि वो स्लिप ना हो, फ़र्श नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम कहते हैं कि उनकी आईसाइट चेक कराएं। फिर जो यंग लोग हैं वो अपना बोन मास डेंसिटी टेस्ट कराएं, या एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं डेक्सा स्कैन, तो उसको आप रूटीन में हर 2 साल बाद कराएं। जो ख़वातीन 40+ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो डेक्सा स्कैन क्या होता है, वो बताता है कि आपकी हड्डी
एक 25 साल खातून के मुकाबले में कितनी कमज़ोर हुई है। तो अगर आपको लगता है कि उसमें वो कमज़ोर हो रही है तो फिर आपको उसके मेजर्स लेने चाहिए। फिर अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमने बताए हैं अभी, लेजीनेस, या कोई आपको लगता है कि आपकी नज़र, आपके बाल गिर रहे हैं या आपके में ताकत नहीं है, तो आप अपने सारे टेस्ट कराएं। स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, तो वो डॉक्टर से रुजू करें और उस डिफिशिएंसी को पूरा करें और इसको निगलेक्ट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जिनकी शादियां हो रही है, 18 साल की बच्चियों की शादी हो रही, पहले ही मतलब पहले ही प्रेगनेंसी में उनकी कमर इतनी कमज़ोर, या वो खुद महसूस करती है। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाती हूँ, इतनी छोटी बच्ची की कमर इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है कि सालों साल वो यही कहती है कि मेरी कमर कमज़ोर है या मेरा मुझे ऑपरेट हुआ है उसकी वजह से। तो ये भी एक जहनी, ये एक तरह से मिसनॉमर है। हाँ। ये लोगों को जहन में होता है कि ऑपरेशन से हुआ। हाँ। हालांकि अगर बैठ जाती फिर घर में, अगर आप प्रेगनेंसी को छोड़ दें, दुनिया में हज़ारों ऑपरेशन होते हैं कमर में टीका लग के। हम लोग फ्रैक्चर ट्रीट कर रहे होते हैं, हम लोग जोड़ बदली का ऑपरेशन करते हैं। जी बिल्कुल। तो वो भी, तो उन लोगों को तो नहीं होती कमर कमज़ोर, अगर तो ये इंजेक्शन से, ये ऐसे लोगों में होता है। बेसिक चीज़ क्या है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें बॉडी लूज़ हो जाती है, क्योंकि बेबी को जगह चाहिए जी। तो आपकी पूरी बॉडी लूज़ होती है, वो नेचर का एक फिनोमेना। जब प्रेगनेंसी एंड हो जाए तो उसको वापस श्रिंक करना होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि उसको वापस नहीं लाते, वहाँ से ही रखते हैं। तो आपके सारे जोड़ जहाँ ढीले रहते हैं तो फिर आपके कमर के जोड़ भी ढीले हो जाते हैं। अच्छा, वही बात आती है एक्सरसाइज और हमारी औरतें ये कहती कि भाई क्योंकि हम ऑपरेट हो चुके हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैंने बहुत से एक्सक्यूजेस देखे, मैं खुद एक्सरसाइज नहीं करती, कभी ऐसा नहीं, कभी करती थी। अब मैं सुस्त हो गई क्योंकि बच्ची भी संभालती हूँ घर में। वही आपकी वाली बात है कि हम रूटीन से नहीं निकलते, जबकि मैं अभी सोच रही हूँ कि मुझे भी अपनी रूटीन से निकलना चाहिए, मुझे एक वॉक ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, अभी हमारे जो कॉलर है उन्होंने एक सवाल किया जोड़ों के दर्द का। ये अक्सर आजकल लोगों को होता है, ये आजकल हड्डियों की, जो मैंने कहा पता नहीं अब इसका इलाज है या नहीं है। अगर जोड़ों की बीमारी हो गई तो मतलब आप ज़िंदगी भर मोहताज ही हो गए, आप ज़मीन पे तो बैठ ही नहीं सकते। तो इसका क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये कैसे होता है, क्यों होता है? इसमें देखें, ये जो बहुत ही कॉमन है आजकल जोड़ों का, और हर घर में आपको एक या दो आपके घर में होंगे जिनको आप जानते होंगे कि जिनको जोड़ों का मसला है। मैं खुद हूँ यंग लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यंग एज में घुटने खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। और बेसिक क्या है कि हमारे यहाँ वही आता है कि इस जोड़ों की बीमारी को आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, एक मैं आपकी बात काटूं, जोड़ों की बीमारी में और जोड़ नहीं दर्द करते, सिर्फ ये घुटने मुतासिर होते हैं। घुटने इसलिए और जोड़ भी मुतासिर होते हैं, लेकिन ये चूंकि वज़न उठाने वाले जोड़ हैं जी, और इनके ऊपर वज़न आता है जी। सेकेंडली ये सिर्फ एक प्लेन में मूव करते हैं, आगे पीछे। जो जैसे आपका शोल्डर है तो वो हर प्लेन में होता है, तो वो एक जगह नहीं रगड़ता। इसी तरह आपका जो गोला है ऊपर, तो वो भी 3-4 डायरेक्शन में मूवमेंट है, अलाउ होती है, तो उसमें वो नहीं होता। लेकिन जो नी है पर्टिकुलर, ये ज़्यादा इन्वॉल्व इसलिए होता है, एक तो इसका सरफेस एरिया बड़ा है, दूसरा इसके ऊपर लोड होता है पूरी बॉडी का, और तीसरा जो चीज़ हम नीचे बैठते हैं। हमारे यहाँ सोशल है कि हम लोग WC का इस्तेमाल है, हमारे यहाँ लोग कमोड का इस्तेमाल कम होता है गांव में, या जो अक्सर हमारी सोशल सर्कमस्टेंस में लोगों को अभी कुछ बेहतर हुआ है, पहले लोग इसको मायूब समझते थे। इसी तरह से जो सीढ़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन में अभी, जैसे जैसे ये बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है। तो वो के अलावा आपके घरों में सीढ़ियाँ, क्योंकि आपके पोर्शंस बन रहे हैं, तो वो उसमें ये जोड़ ज़्यादा ख़राब होता है। अच्छा। आर्थराइटिस, क्योंकि इससे पहले ये इतनी नहीं थी, क्योंकि लोग प्लेन रहते थे, सीधा चलना, और ये चीज़ें इसको इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करती थी। बेसिकली इसमें जो चीज़ समझाने वाली है, इस बीमारी के 4 स्टेज होते हैं, ये एकदम से नहीं आ जाती। अच्छा। तो अगर आप इसको शुरू में ही पकड़ लेंगे तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है जोड़ के अंदर खिंचाव होना। तो जैसे अक्सर हम कहते हैं कि भाई रात को दबवाते हैं लोग,
पाँव दबाते हैं या कहते हैं कि जोड़ के पीछे बहुत खिंचाव है, पट्टे खिंच रहे हैं, तो ये अर्ली साइन होता है कि आपको आर्थराइटिस स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है वो दर्द होता है, और दर्द जो इसका आर्थराइटिस का होता है आता जाता है, ये नहीं कांस्टेंट दर्द नहीं होता। कांस्टेंट हो तो लोग फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाए। इसका दर्द कभी बहुत ज़्यादा होगा और कभी बिल्कुल गायब होगा। ये हम सिम्पटम्स की बात कर रहे हैं जी। तो ये सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में कम होता है। तो जैसे एसी में बैठ गए तो आपके नीज स्टिफ हो बर्दाश्त नहीं होती है। बिल्कुल, तो ये साइन होता है, ये सेकंड स्टेज होता है। इसको भी रिवर्स कर सकते हैं। स्टेज 3 जब आती है वो ज़्यादा ख़राब होता है, उसमें पाँव थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, चाल बदल जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा लोग ऐसे चलते हैं जैसे सीधा ना चल रहे हो। बहुत छोटी है और मैं उसको अभी देख रही हूँ, तो वो अभी जो आपने मुझे कहा कि चाल बदल जाती है, हालांकि मुझे उसने कभी नहीं कहा कि मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन वो चलती ऐसे ही है, लेकिन जबकि वो उसकी चाल ऐसी थी नहीं। तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि वो शायद वो खुद कसदन करती है या आदतन करती वो है। ये होता है कि घुटना एक साइड से ज़्यादा घिस जाता है, एक से कम घिसता है। तो जिस साइड पे ज़्यादा घिसता है तो पाँव उस तरफ टेढ़ा हो जाता है, तो फिर वो सीधा नहीं चल पाते या उस साइड पे वज़न देना नहीं चाहते दर्द की वजह से। तो फिर ऑटोमेटिकली वो दूसरी तरफ से ज़्यादा लिम्प करते हैं, दूसरे घुटने पे ज़्यादा जोर डालेंगे। तो उस वजह से चाल बदल जाती है। और फिर जो फोर्थ स्टेज होता है, अक्सर जो बूढ़े लोगों में आ जाता है कि घुटना पीछे नहीं जाता, भाई वो एक जगह से ज़्यादा, तो वो कहते हैं भाई मैं अब नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं नीचे बैठना तो पॉसिबल ही नहीं है, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना तो बिल्कुल। तो वो तो बिल्कुल एडवांस स्टेज है। इस चीज़ को अगर रोकना है तो पहले 2 स्टेज को रिवर्स कर सकते हैं, जब तक टेढ़ा नहीं होगा। जब तक सीधा है तो रिवर्स हो सकता है। एक चीज़ है, जैसे होता है ना कि एक दफ़ा टेढ़ा हो जाए तो अगर गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो फिर तो रगड़ता ही रहेगा। वैसे आपकी वाली बात है कि हमें कुदरत बता रहा होता है कि भाई आप में ये प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक बात बताऊं अपनी ही खामी, कि मुझे पता है कि मुझे दर्द हो रहा है उठने बैठने में, क्योंकि बच्ची संभाल रही होती है। वही बात है आपकी वाली कि मैं ज़्यादा रूटीन में नहीं आती, तो मुझे जब उठने बैठने में थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन फिर भी अभी तक मैं डॉक्टर के पास गई नहीं। तो ये तकरीबन हमारी सारी औरतों के साथ यही मसला है। यही मसला है। और हमारे यहाँ लोग जो है वो ये कहते हैं कि भाई जब ऐसे ही ब्रूफिन खा ली, पेनर ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत यूज़ होती है, आपने जो भी किसी ने आपको दी, उस वक्त आराम आ गया, तो फिर हम लोग कंसर्न ही नहीं होते उसके साथ जी। और फिर जैसे मैंने कहा कि ये एक वक्त में दर्द कंटिन्यू नहीं होता, ये कभी आता जाता है। तो फिर इसलिए लोग इसको लिंगर ऑन करते हैं और बिल्कुल एंड तक लाते हैं, तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई अब तो बिल्कुल नहीं चल। इसका एक तो इलाज क्या है, ऊपर से हम इससे बचे कैसे, शुरुआत ही हम कैसे करें कि हमें बीमारी ना हो। तो आया इसका इलाज है भी या नहीं, या ट्रीटमेंट उसके घर में कुछ आप बता दें। इसमें जो ट्रीटमेंट का मेन चीज़ होता है कि आप इसको बढ़ने ना दें, बस बढ़ने ना दें। उसका जो मेन चीज़ होता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि अभी ये सिम्टम शुरू हो गए या मुझे जोड़ों में दर्द होता है या जोड़ जल्दी थक रहा है, घुटनों के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको ये होता है कि आपको साइकिलिंग करनी चाहिए। वो नंबर 1 एक्सरसाइज है। तो साइकिलिंग करने का एक तरीका होता है कि भाई साइकिल चलाएं, एक तरीका होता है जो जिम वाली साइकिल होती है, अगर किसी के पास अवेलेबल है तो जैसे जिम में साइकिल चलाते हैं। तीसरी होता है कि घर पे बैठ के भी साइकिल चला सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो मसल हैं आपके वो स्ट्रांग होते हैं, वो जोड़ को खींच के रखते हैं और वो रगड़ नहीं है। जिम वाले जो हमें रिकमेंड भी करते हैं कि लेट के हम टांगों को जी ये साइकिलिंग की तरह जी, इसको कहते हैं अनलोडिंग एक्सरसाइज। अनलोडिंग देखिए एक वॉक है, ट्रेडमिल है, तो उसमें भी टांगे चलती हैं और जो साइकिलिंग है उसमें भी टांगे चलती हैं। फ़र्क क्या है कि उसमें वज़न घुटनों पे होता है और उसमें वज़न सीट पे होता है। तो जो अनलोडिंग एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद है। तो अक्सर ये चीज़ आप देखेंगे बाहर के मुल्कों में भी अक्सर लोग, या यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे ट्रेंड आ गया कि लोग साइकिलिंग करते हैं और ये अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, अगर हमारे पास साइकिलिंग करने की जगह नहीं है, तो जैसे कि आपने कहा कि जो जिम में साइकिल अवेलेबल है हम वहाँ वो घर में भी ला सकते हैं। आजकल हर चीज़ बहुत इजी हो गई है, मतलब उनके साइज़ भी छोटे हो गए। छोटी छोटी जो ये चीज़ें हैं ये ज़रूरी है घर के लिए। और ख़ास कर जैसे कि आपने कहा आजकल हम सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत अच्छे एक्सरसाइजेज होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं लोग, लेकिन हम
वही बात क्योंकि है ये देखिए ना, ये रगड़ के ख़राब होता है। ये बीमारी नहीं है कि जिसको आप कहें कि भाई वो इसका फिर डॉक्टरों के पास आते हैं कि भाई इसको ख़त्म क्यों नहीं कर सकते, तो हम उनको बताते हैं कि ये रगड़ के ख़राब हुआ है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं अच्छा, है। इसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते, इसका कोई किसमें? ऑपरेशन भी नहीं है? ऑपरेशन होते हैं जब आपको बिल्कुल एंड स्टेज पे आ जाए तो फिर जोड़ बदली का ऑपरेशन होता है। अच्छा, उसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ गए और जो चलना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी चल रहे होते हैं या बाहर जा रहे होते हैं, तो उनके लिए तो एक्सरसाइज है और साथ में जो मेडिसिन अगर एक ज़रूरत पड़ती है। जो लोगों का घुटने बिल्कुल बैठ जाएं, स्टेज 4 आ जाए, 4 का मतलब होता है क्या आप चल नहीं कि सकते, आपको वजन नहीं बाहर ले जाने के लिए व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है, ओह, या आप घर में उठते बैठते भी दर्द महसूस कर रहे हैं। एक होता है कि मैं यहाँ से गया आधा किलोमीटर फिर मुझे दर्द हुआ, तो ये होता है कि भाई अभी स्टेज 3 है। एक होता है कि भाई घर में भी चलना फिरना मसला है, तो वो उन लोगों के लिए फिर ये होता है कि जोड़ बदली का ऑपरेशन करते हैं। अब वो जोड़ बदली के ऑपरेशन से ये हो सकता है कि आप नॉर्मल वॉक पे जा सकते हैं, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठना उसमें मतलब आपकी लाइफ नॉर्मल हो सकती बिल्कुल, है बिल्कुल। उससे, लेकिन ये है कि आप ज़्यादा फिर भी वजन नहीं उठा हाँ, सकते वो या उस ज़्यादा। पे वो देखें उस जोड़ की भी लाइफ होती है। 10 साल 15 साल अच्छा घुटना चल जाए तो 25 साल, और तो इसलिए बेहतर है कि उस स्टेज तक ना ले जाएं। ना ले जाएं। और ये अक्सर ऐसा होता है आजकल, तो बहुत छोटी छोटी औरतों को, मतलब छोटी औरतों को मिसाल अगर 40 से अबव हुई तो मैं उनको देखती हूँ कि वो डॉक्टर उनको सख्ती से मना कर देते कि आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकती, आप नमाज भी कुर्सी पे पढ़ सकती हैं, और वो एक मोहताजी हो जाती है। असल में बात होती है मोहताजी की, बिल्कुल। कि आप अपने आप को मोहताज ही क्यों करें, उससे पहले ही आप जो जी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़ीरो हो जाती है। ज़ीरो हो आप जाती किसी है। के घर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, आप किसी सोशल एक्टिविटी में नहीं जा सकते, वाकई। इवन शादी में जाने से लोग आपकी कतराते सोशल हैं। लाइफ ख़त्म हो बिल्कुल, जाती है खत्म एकदम हो से। जाती। तो वो उससे फिर क्या होता है, डिप्रेशन आता है, फिर घर पे बैठे बैठे वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप बाहर ही नहीं निकल रहे। तो फिर जब ज़्यादा देर बैठे रहें तो कमर में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो एक विशियस साइकिल हो जाती है। फिर जब ओवरवेट हो जाता है तो डायबिटीज़ और ये चीज़ें आने लगती हैं। अच्छा, जैसे कि हमने अभी बात की कि आपने पहले एक बात कही थी कि बच्चों के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं अचानक से, तो अगर अचानक ऐसा हो घर में किसी के साथ कि बच्चों के हाथ पैर टेढ़े हो गए या कुछ ऐसा सिम्टम नज़र आए या बच्चा टेढ़ा चल रहा है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आपको लगता है कि बच्चे के पाँव ठीक नहीं हैं या टेढ़े हैं या उसकी टांगें टेढ़ी हैं या उसके दांत टाइम पे नहीं आ रहे हैं, या सम टाइम ये नज़र आता है कि ये जो हिस्सा है फोरहेड वो आगे निकला होता है बच्चों का, तो इस तरह के बच्चों को उसमें बीमारी होती है, रिकेट्स कहते हैं बच्चों को। बूढ़ों में ओस्टियोपोरोसिस, बच्चों में रिकेट्स के नाम से कहते हैं। तो उसका टेस्ट कराए जाते हैं। तो कुछ बच्चों में ये होता है कि वो विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है, कुछ बच्चों में विटामिन डी अगर ठीक भी है तो उसमें जहाँ पे वो काम कर रहा है वो जगह पे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, तो उसका कामयाब इलाज है, तो उसको फ़ौरन उनका टेस्ट कराएं और किसी आर्थोपेडिक को दिखाएं। हमारे अक्सर ये होता है कि बच्चे को बीमार हुआ तो हड्डियों का मसला है तो जनरल प्रैक्टिशनर के पास ले जाते हैं, और वो जो है कोई ऐसे एक दो दवाई दे देता है, डायग्नोसिस नहीं होता। तो जो अच्छा, ये मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये आजकल हर कोई दूसरा बंदा कर रहा है कि जर्नलिस्ट के पास लेके जाते हैं और वो बच्चे को ख़ास कोई बुखार होता है, ख़ास कोई बीमारी होती है, टाइफाइड का बुखार होता है, कोई और बुखार होता है, उसको समझ में नहीं आता, टेस्ट नहीं हो रहे होते और आम सप्लीमेंट लेके वो घर में बैठ जाते हैं और बच्चे के वाइट सेल ख़त्म हो जाते हैं अचानक और से। टाइम ज़ाया हो रहा है, और वो बच्चे की बीमारी जो एक लेवल तक आ जाती है कि जब उसको वापस नहीं कर सकते तो फिर वो रेफ़र करते हैं। तो ये बहुत हमारे सिस्टम का भी एक वो है कि हमारे यहाँ कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है, हम छोटी-छोटी क्लिनिकों में बच्चों को लेके जाते हैं। सेकेंडली हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं वो इस चीज़ को मायूब समझते हैं कि भाई अगर हम किसी फेलो डॉक्टर को रेफ़र कर रहे हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो वो उनको ये होता है कि भाई हम ही ने ट्रीट करना है। ये एक हमारे मसला है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसको बुखार हो, टाइफाइड हो, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई आप फलां डॉक्टर को दिखाएं जो इसका इलाज करता है। अच्छा, पहले हमने ये बात सुनते थे अपने अब्बू से
कि डॉक्टर कभी भी अपने बच्चे का इलाज खुद नहीं करता, वो दूसरे डॉक्टर को दिखाते। ये पहले बातें होती थी, आज आपने कोई और बात बता दी। मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि एक डॉक्टर कभी भी अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकता, बिल्कुल, वो हमेशा दूसरे डॉक्टर को दिखा रहा होता है। तो मैं हैरान होती थी क्यों। इसमें ये होता है कि एक तो इमोशनल अटैचमेंट होती है जी, और सेकंड ये थिंग होती है कि जो अपने बच्चे का वगैरह का फर्ज करें कोई हॉस्पिटल में जैसे आप इलाज कर रहे हैं या सर्जरी, तो वो उसमें फुल कंसंट्रेशन चाहिए होती है जी। और उस कंसंट्रेशन में अगर फर्ज एग्जाम्पल जब सर्जरी चल रही होती है तो उसमें थोड़ा बहुत मिसहैप होते हैं, तो वो अक्सर तौर पे गलती करने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। हाँ जी, और उसको उस नज़र से देखते वही हैं। बात होती है एक्स्ट्रा गौर करने की। जी हाँ, अच्छा, अब हम आते हैं जो मेन हमारे आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइकल पेन। बिल्कुल, और ये हर दूसरे तीसरे बंदे को होती जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि हम लोग लेटते या सोते सही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि हमारी बैठने की पोजीशन सही नहीं है। तो इस बारे में बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में, लेकिन यहाँ पे वक्त आ गया छोटी सी ब्रेक का। गोली चारुका कसानी महतले की ब्रेक के वक्त का जीरे कसानी ब्रेक की पर्दा साड़ी भी मैं बोल देता हूँ। के गोली शाहरुख ब्रेकांची सारियांची किंवा गप्पा येते एक बाज मेन एक डिजीज़ एक बाज मेन बीमारी जो मर्ची बंदा बाज खा अर्च सेमी चारमी मर्दुमार बैगी सर्वाइकल पेन यानी कि पुश्तेदा पेन भी और शी बाजी मसला बयान थी शी सिम्टम्स चियाँ ए बाबत बहुत ही डॉक्टर जो उसके आपको मेरी बात समझ में तो आई होगी जी। अब हम पहले तो हमें ये आप बताएं कि सर्वाइकल पेन होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये बीमारी क्या है। देखिए, जो हमारे गर्दन है उसके 7 मोहरे होते हैं, जिसको हम उर्दू में मोहरे कहते हैं, वर्टिब्रा इंग्लिश में कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी से आते हैं। रीढ़ की हड्डी के 7 मोहरे होते हैं। अच्छा, हर मोहरे से ना एक रग निकलता है जो कि आपकी बॉडी में जाता है। तो जो ऊपर वाले 3-4 हैं वो तो सर की तरफ जाते हैं, जो उसके बाद 4 हैं वो बाजू में आते हैं, उनकी रगें बाजुओं को चलाती हैं। तो और ये रगें इन मोहरों से जुड़ी हुई थी, उनके अंदर से निकल रही होती है ना, तो वो जगह टाइट हो जाती है तो वो रग दब जाती है। उस रग के ऊपर जब दब जाती है तो नीचे करंट नहीं आता, और करंट नहीं आता तो उसमें आपको दर्द होता है। जी हाँ, वो जो दिमाग से करंट आता है चलाने के लिए, वो रुक जाता है। तो वो रुक जाने से जो इसके सिम्टम्स आते हैं कि एक तो आपके पट्टे अकड़े रहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं होते, उसकी वजह से आपको गर्दन में दर्द होता है। उसके बाद जो दूसरे सिम्टम्स आते हैं कि बाजू सुन होते हैं, हाथ सुन हो जाते हैं या हाथों में जान नहीं होती क्योंकि वो काम करने के लिए सिग्नल पूरा नहीं आ रहा। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि भाई मुझे सुइयाँ लग रही हैं, या हाथों में इस तरह से झुंझुनाहट होती है, या जिसको कीड़े दौड़ रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसे जैसे करंट लग रहा हो, ऐसा अक्सर होता है। तो इस तरह के ये सारे इसके सिम्टम्स हैं कि इस प्रॉब्लम को। अब ये होता क्यों है, ये एक वक्त में नहीं होता, इसको कई सालों तक अगर आप गलत पोस्चर में लेट रहे हैं, सो रहे हैं, और अगर आपकी रूटीन में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उससे आपका पोस्चर ख़राब हो रहा है, तो उससे ये आपकी गर्दन क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ झुकती जाती है। तो दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि ये गर्दन कहीं गिर तो नहीं रही, तो दिमाग रिएक्ट करता है और आपके पट्टे अकड़ा देता है ताकि वो पीछे आए, लेकिन वो पेनफुल होता है, फिर उससे दर्द क्रिएट होता है, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से होता है कि भाई ये एक हद से ज़्यादा अगर आगे जाएगी तो पीछे खिंचाव आएगा। अच्छा, क्या ये बीमारी बहुत ख़तरनाक भी है? जी हाँ, इसमें ये चीज़ होती है कि ख़तरनाक इन द सेंस कि ये आपके अगर हाथ में तकलीफ़ है, अगर आपके हाथों में दर्द है, तो फिर आपसे कोई काम नहीं होगा, काम नहीं हो पाएगा। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो स्ट्रेस है।
इसकी वजह से दिमाग पे स्ट्रेस आता है और आपके ये जो होता है कि सर में दर्द होना और नींद का ना आना, ये चीज़ें फिर इसको ज़्यादा ख़तरनाक बना देती हैं। अक्सर तौर पे लोग इसमें डिप्रेशन में होते हैं या जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है उनके ज़्यादा पट्टे अकड़े रहते हैं, तो इसका स्ट्रेस के साथ बहुत रिलेशन है। तो इस चीज़ को रोकना होता है और जितनी भी जिस तरह हम बात कर रहे हैं जो हड्डियों के बारे में होती हैं वो एक हद तक रोकी जा सकती हैं, फिर जब वो बात बढ़ जाती है तो फिर वो बीमारी कहलाती है। लेकिन नॉर्मली अगर जिन लोगों का पोस्चर ठीक हो तो उन लोगों का फिर इतना मसला जल्दी नहीं आता। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि पोस्चर को सही रखना। अगर आप जब लेटें तो आप अक्सर हमारे यहाँ लोग होते हैं 2-2 तकिए लगा देते हैं। हाँ, टीवी देख रहे होते हैं और जब मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा है जी जी, तो हर वक्त गर्दन यूँ लटकी रहती है। अब अगर घंटों घंटों आदमी मोबाइल पे देखता रहेगा तो उसकी जो गर्दन है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ झुकती जाएगी। अच्छा, 2 चीज़ें, एक तो गर्दन यूँ लटकी रहती है जब वो बैठा होता है और एक सख्त तकिया आता है बैठने के लिए जो हम टेक देने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको उस पर भी लेट कर जो है गर्दन जो है उस पर प्रेशर आता है। मैं अक्सर इस तकिए पे अगर सो जाऊं 1 मिनट भी तो मुझे दर्द होने लगता है। इसी तरह जैसे आप सोफे पे लेट जाएं जी, जैसे आप तकिए की बात कर रहे हैं, अगर आप सोफे पे कॉर्नर पे लेट जाएं जब आप उठेंगे तो आपको लाजमी दर्द होगा क्योंकि वो एक बहुत ही अननेचुरल पोजीशन होती है। जब आपकी गर्दन बिल्कुल ही, तो अक्सर आपने देखा होगा ना कि सोफे पे नींद नहीं आती जी जी, तो अगर आप रात को ऐसे कभी भी या टीवी देखते हुए ख़वातीन सोफ़े पे लेट जाती हैं तो उससे क्या होता है वो सोफ़े की जो साइड होती है आर्म रेस्ट करने के लिए वो बहुत ऊंची होती है और उस पर जब सर रखते हैं और नीचे आते हैं तो वो गर्दन ऑलमोस्ट ऐसे 90 डिग्री पे रहती है और टेढ़ी हो जाती है। तो उससे फिर क्या होता है वो पट्टे आपके एक साइड के बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। यही चीज़ होती है जब आप बेड के जो पीछे सपोर्ट होती है उसके साथ गर्दन लगा के, अक्सर लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं जी जी। या जो है घंटों घंटों वैसे ही सारी रात फिर वहीं नींद आ जाती है तो सुबह उठते हैं तो उनकी गर्दन बहुत टाइट होती है या वो कहते हैं कि भाई गर्दन में इससे शदीद दर्द होता है या अक्सर रात को उठना पड़ता है क्योंकि आपकी बाजू सुन हो गया क्योंकि वो रगें एक वक्त में दबी रहती हैं तो वो फिर रग से करंट नहीं आता तो हाथ सुन हो जाते हैं, दर्द करते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है और इसको इसी के तरीके से होता है कि ये बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाए और जब तो फिर आपके पट्टे जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, हाथ जो है वो काम करना छोड़ देते हैं और वो ज़्यादा ख़तरनाक है। दूसरी जो चीज़ है कि इसका कोई ऑपरेशन से हल अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ जो सर्जरी है इस जगह की सर्जरी करना या डिस्क का जो ऑपरेशन मैं आपकी बात यहाँ पे काट के बहुत से लोग डरते भी हैं क्योंकि ये जगह ऐसी है तो बहुत से लोग इसका ऑपरेशन करने से डरते हैं। हालांकि डॉक्टर ये कहता है कि इसका ऑपरेशन ज़्यादा माइनर सा ऑपरेशन है, ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है, लेकिन फिर भी लोग डर जाते हैं। देखिए ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवॉइड करना चाहिए, जी हाँ, क्योंकि ऑपरेशन तक नौबत नहीं आना चाहिए। ऑपरेशन तब नेसेसरी होता है खुदा न खास्ता कोई पैरालाइज सिचुएशन आ जाए कि हाँ इतना काम करना छोड़ दिया या इस तरह, तो ज़्यादातर फिजियोथेरापी से ठीक होता है। अच्छा, और इसको आप बेहतर कर सकते हैं अपनी रूटीन से। उसमें सबसे मेन चीज़ होता है कि नींद का पूरा होना, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, तो ये चीज़ें इसको मसल्स को रिलैक्स रखती हैं। अच्छा, आपकी एक ख़ास बात मुझे बहुत अच्छी, मुझे अक्सर मुझे ऐसे कम डॉक्टर मिलते हैं जो आपको मेंटली खुद को सबसे पहले अपना इलाज करें ऐसा कहने को। एक बार मैं किसी और डॉक्टर के पास भी गई थी तो उन्होंने मुझे कोई टैबलेट नहीं दी, उन्होंने कहा यहाँ से खाना यहाँ से खाओ। पहली बार ज़िंदगी में मुझे कहा था किसी ने खाना दिमाग से खाओ। भाई दिमाग से कैसे खाऊं? तो उसने कहा कि खाना खाते वक्त मोबाइल भी यूज़ मत करना, टीवी मत देखना, दिमाग को अपने खाने पे मशगूल करें, कंसंट्रेट करें ताकि आप चबाने में, च्युइंग करने में आपका दिमाग हो तो आप अच्छी तरह से खाना आपका मतलब आपका निज़ाम हाजमा जो है वो बेहतर हो सकता है। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। नॉर्मल ये चीज़ होती है कि माइंड में जो वहाँ से सारी चीज़ जो पावर जनरेट होती है पूरी बॉडी को चलाती है जी जी, तो हर चीज़ को उसमें ज़रूरी होता है
और जितनी भी आपकी मस्कुलोस्केलेटल हैं या जितने भी आपके बोन्स या मसल्स हैं उनका माइंड से एक गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। और अगर माइंड कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर आपके मसल्स और ये सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होंगी। तो अक्सर जो हमने देखा है नॉर्मली भी रिसर्च में होता है कि कोई भी जो दर्द 3 महीने से ज़्यादा हो तो वो डिप्रेशन क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई भी दर्द हो जो 3 महीने तक ठीक नहीं हो रहा तो आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये क्या है और ये क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो वो एक तरह से इसका ब्रेन से फिर आदमी एंजाइटी क्रिएट होती है। वैसे भी एक माइनर सा भी पेन हो तो आपके दिमाग उसको गौर करने लगता है। अच्छा, फिर हम आते हैं अपने सर्वाइकल पेन पे। आपने कहा नौबत नहीं आनी चाहिए ऑपरेशन की, वैसे तो नहीं आनी चाहिए, मैं भी यही कहती हूँ, लेकिन सजेस्ट क्या करते हैं कैसे अगर किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई, डिसीज शुरू हो गई उसको सिम्टम्स भी आ गए, तो फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में उसको करना क्या चाहिए, और अगर नौबत ऑपरेशन तक पहुँची तो क्या इसका जो ऑपरेशन है वो ख़तरनाक है या कोई ख़तरा है? देखिए, जो सर्वाइकल का पेन है वो जल्दी ठीक हो जाता है और प्रॉब्लम यह है कि जल्दी वापस भी आ जाता है। एक चीज़ होती है कि ठीक हो गई तो अब नहीं होगी, ये ऐसे नहीं है। ये अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे हफ्ते में ठीक हो जाता है, फिर ये किसी भी वक्त वापस आ सकता है, फिर दोबारा हो जाता है। असल चीज़ है कि ये बार बार ना हो, क्योंकि अगर जब बार बार होगा तो फिर मसला बढ़ेगा और सर्जरी तक जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी नेक और बैक की एक्सरसाइजेज करें। हमारे यहाँ लोग जो है और एक्सरसाइज करते हैं, पेट की एक्सरसाइज करते हैं, लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं, बैक की एक्सरसाइज कोई नहीं करता और बैक के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो वो अगर मसल्स निगलेक्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर आपको ये, जब तक आप अपने पट्ठों को मजबूत नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी एक पोजीशन पे नहीं रहेगी। ये इसी तरह होता है कि इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आपका दर्द ठीक हो जाए तो फिर दोबारा आप वो एक्सरसाइजेज करें कि ये दोबारा ना हो। तो उसके लिए फिजियोथेरापी और ये एक्सरसाइजेज जो बताते हैं उनकी हेल्प। तो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है तो पेन किलर तो इसके लिए देते हैं कि भाई दर्द ना हो। दूसरी चीज़ होता है फिजियोथेरापी, जिसमें मसल्स को ट्रेन करने की एक्सरसाइज देते हैं। तीसरी चीज़ इसमें जो होती है सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी रूटीन, आप लेट कैसे रहें, आप बैठ कैसे रहें और आप किस तरह से इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं दोबारा होने से। तो बेस्ट होता है कि आप बहुत पतला तकिया यूज़ करें। तकिया मोटा नहीं होना चाहिए, डबल तकिया ना होना चाहिए। तकिया जो रखें वो गर्दन और नेक के दरमियान हो, शोल्डर और नेक के दरमियान में हो, सर के नीचे ना हो। अच्छा। अगर सर के नीचे होगा तो सारी रात सर यूं रहेगा, तो सर पीछे होना चाहिए तकिए से। मतलब आप बैलेंस में भी तकिए पे अपना शोल्डर और सर को बैलेंस रख सकते हैं। सर का कुछ हिस्सा तकिए से पीछे हो, अच्छा। यानी कि बिल्कुल इस अक्सर हमने देखा है कि सो नहीं पाएंगे फिर। हाँ, वो क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए ना उसमें। हाँ, उसको दोबारा से हैबिट को चेंज करना होता है। इसी तरह जो बेस्ट तरीका होता है आप करवट पे लेटें। हाँ, ये अच्छा है। और एक टांग को पेट की तरफ करें, एक सीधा हो, और इसी तरह से एक हाथ को इस तरफ से रख दें, तो उससे आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है। और उल्टा नहीं लेटना है। अक्सर लोग होते हैं कि बेड पे उल्टा लेटे रहते हैं, उससे गर्दन ख़राब होती है, बैक ख़राब होती है। अच्छा, अगर हम इसके बहुत से लोग जो है वो सर्वाइकल डिसीज़ को ऑपरेट करने से डरते हैं जी, तो क्या डरना सही है या नहीं है? क्या उसको ऑपरेट करना आसान है और उसके बाद आप नॉर्मल हो सकते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि अगर दौरान ऑपरेशन नस को नुकसान पहुंच गया तो परमानेंट डैमेज हो जाएगा जी। तो वो लोग कहते हैं कि भाई इससे ना चले जाएं। और नॉर्मली जितनी भी बैक या नेक की ऑपरेशंस होते हैं वो 50-50 हैं, कामयाबी का रेशो 50-50 है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई मैं ये ऑपरेशन करूँगा तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। और क्योंकि जगह ऐसी है, दिमाग की सारी रगें वहाँ से गुजरती हैं और उस एरिया में काम करना, और प्लस में जब आपका ये गर्दन के साथ आगे से आपकी सांस की नाली है, खाने की नाली है, इन चीज़ों को क्रॉस करके फिर पीछे जाते हैं। तो ये
नौबत ना ही आए तो ना ही बेहतर आए है। तो बेहतर है। और नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि ऑपरेशन से की बचें। तरफ बचें। बचे वैसे हर चीज़ में आप उस नौबत आपकी मतलब उस स्टेज तक जाएं ही नहीं, आप पहले ही अपनी केयर करें। आपको अगर कोई सिग्नल मिले या कोई सिम्टम्स नज़र आए तो आप पहले ही उनको ट्रीटमेंट करना उनकी शुरू कर दें। आप क्या सजेस्ट करेंगे एक नॉर्मल फैमिली को कि वो उनको अपनी जो रूटीन है उनको पूरे दिन में कैसे बनानी चाहिए कि उनके मसल्स, उनकी बॉडी और उनकी हड्डियां जो है वो किसी भी मतलब डिजीज़ का शिकार ना हो? देखिए, सबसे पहले तो वो जो मशहूर कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। सबसे मेन चीज़ यही है जी। बाकी चीज़ें तो खुद ब खुद हो जाएंगी। दूसरा होता है कि डेली एक्सरसाइज की हैबिट बनाएं। हमारे यहाँ लोग होते हैं कैजुअल होते हैं, मतलब हफ्ते में एक दफ़ा जाएंगे एक्सरसाइज के लिए, जब मूड होगा तो जाएंगे, 4 दिन करेंगे फिर महीना नहीं करेंगे। तो और ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट। तो एक्सरसाइज की हैबिट बनाएं, यानी आदत बनाएं। आदत ये होता है जिस तरह आपकी खाने की आदत है, जैसे आपकी पानी पीने की आदत, उसके बगैर आप नहीं रख सकते। जब खाने का टाइम होता है तो आपको भूख लगनी चाहिए। इसी तरह अगर आपकी एक्सरसाइज का टाइम है तो आपको एक्सरसाइज की भूख लगनी चाहिए। और इसको असल में हमारे यहाँ लोग इसको सज़ा के तौर पे लेते हैं एक्सरसाइज को ज़रूरत के तौर पे नहीं लेते। तो वो टाइम लगता है जब आप साल 1.5 साल एक रूटीन में एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज की भूख लगेगी और उसके बगैर आपका फिर गुजारा नहीं होगा। तो उस लेवल को हमारा जो हेल्दी प्लान होता है उस हिसाब से चलता है। एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपको जरासीम से लड़ने का, आपकी हेल्थ की स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, आपकी उम्र बढ़ती है। मतलब एक्सरसाइज को आप ज़रूरी बनाएं और लाजमी बनाएं, और ये ज़रूरी चीज़ है। और इससे पर्सनैलिटी निखर के, सबसे जो खूबसूरत बात है एक्सरसाइज की कि इससे आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है, आपकी एंजाइटी चली जाती है और आपकी बॉडी ऐसे बूस्टअप हो जाती है कि आप उसमें काम करते हुए थकते नहीं हैं, आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते। और सेकंड ये कि एक जो खुद एतमादी आती है तो वो आपको सारा दिन एक्टिव रखती है और आप ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव रहते हैं, वजह इसके कि आप जो है डॉक्टरों के पास फिर खर्चा करते रहें और डॉक्टरों को दिखाते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी, डाइट को सिलेक्शन करें, डाइट को बेहतर बनाएं और वो चीज़ें खाएं जिनसे फ़ायदा हो। अननेसेसरी चीज़ें, जंक फूड और फास्ट फूड किसी भी टाइम मंगवा लिया, हम तो ज़्यादातर रात को ही मंगवाते हैं ऐसे अच्छा आजकल मसला सारा हमारा नहीं है ना, हमें घर में प्रोवाइड किया गया है, हमें घर में ये सहूलतें मौजूद हैं कि भाई एक बटन दबाओ तो खाना सामने आ जाता है, कंप्यूटराइज हो गए। ये सबसे बड़ा वो इसका मिसयूज़ है जी। एक फैसिलिटी का जिस तरह मिसयूज़ होता है, तो हमारे यहाँ भी यही होता है कि भाई किसी भी टाइम मूड हो और आपने मंगवा लेना है। तो वो चीज़ से क्या होता है कि फिर आपकी बॉडी को अचानक से उठना पड़ जाता है कि भाई ये क्या आ गया, इसको अब हज़म करो। तो फिर आपका मैदा डिस्टर्ब रहता है, आपको फिर डकारें शुरू, फिर आप कहते हैं भाई मेरा मैदा सेट ही नहीं हो रहा। और ख़ासकर इस मौसम में मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ कितनी जो है वक्त तक रखी गई है या बासी हो चुकी है। हमें तो उनको तो सिर्फ बेचना है, जाहिर बात है, हमें तो सिर्फ खाना है और हम टेस्ट नहीं लेते, बस खा लेते। भाई बर्गर शर्गर अगर किसी अच्छे ब्रांड का मिल गया तो हम नहीं देखते कि क्या इसके पीछे क्या वो है। अच्छा, अगर हम रूटीन की बात करें औरतों की, तो आपने जैसे कहा कि औरतें अपने मुश्किल वक्त से वक्त निकालें, लेकिन औरतें नहीं निकाल सकती हैं क्योंकि औरतें घर का काम भी करती है और जैसे कि आपने कहा घर वाले बर्डन ज़्यादा दे रहे होते हैं, बाहर निकल नहीं सकती। तो वो अपने घर में ही कोई ऐसा रूटीन बनाए कि उसको एक्सरसाइज मतलब उसके कामों में ही उसका एक्सरसाइज हो जाए। वो मैंने आपको यही कहा ना कि जब तक आप ये नहीं करेंगे कि भाई, एक तो होता है कि इस चीज़ को समझें कि ये चीज़ ज़रूरी है, बिल्कुल, और जो घर के लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें ये होता है कि अगर एक
कहते हैं ना खातून जो है वो पूरा खानदान बनाती है, बिल्कुल तो अगर वो ही हेल्दी ना हो तो खानदान हेल्दी तो हो ही नहीं सकता। तो वो घर की जो रूटीन है और उस चीज़ों को आपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और उसमें आपने लिए जगह, ये बहुत सिंपल होता है। बाज़ों का लोग कहते हैं भाई टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, फिर मैं वो कहता हूँ कि भाई ये कैसे हो सकता है कि जब आपको घंटों घंटों बातें करने का टाइम मिल जाता है। हाँ, ये तो ना करें, मतलब हम अब गैदरिंग भी ना करें और ड्रामा देखने का टाइम मिल जाता है और एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा नहीं मिलता। मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आपको दो घंटे के ड्रामे तो आप देख लेते हैं, वो मिस नहीं करते। अच्छा, उस ड्रामे में उस औरत की खूबसूरती भी हमें समझ में आ जाती है कि भाई कितनी स्मार्ट है। हम कभी नहीं सोचते कि हम भी ऐसे स्मार्ट हो, मतलब जो ड्रामे में हमें औरत दिखती है। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरा ये कि उस वक्त कोई डर भी नहीं होता कि भाई घर में काम है या घर में काम रुके हुए हैं। हाँ जी, तो उस सब वक्त साइड कर देते हैं। कोई नंद का डर नहीं होता। वैसे आप ये आपने बहुत पॉइंट की बात की, लेकिन हम लोग भी औरतें, हमें दुनियादारी की बातें करनी ज़रूरी होती है। सर, हमें कहा गया कि प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत फ़ायदा हुआ आपके यहाँ आने से, ख़ासकर मुझे और मेरे ख्याल से मुझ जैसी बहुत सी ख़वातीनों को, हजरात को बहुत फ़ायदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। अरे नहीं, हमारी और खुशनसीबी। बहुत अच्छा रहा और काफ़ी जो है डिस्कशन वगैरह भी, बिल्कुल, जो मेन पॉइंट। थैंक यू सो मच सर। सो मच जी गोली चारू का प्रोग्राम है मोल मुराद अमशे के शुमारा चीज़ी सरपदी भी मनारा चीज़ी सरपदी के मती रूटीना चूँ बुकवाजी निबेदे के मती रूटीना बिल्कुल शार बिकनी और स्मार्ट नज़र पे खासकर मां जनीन जब एक्सरसाइज करने लोगे तो नेम घंटा 20 मिनट तो यकीन बिकने के शुमा होती पर्सनैलिटी शख्सियत गिंदे के चून बदल भी इशची अबेज शुमे सेहत वास्ता लमी है अमशी वो मना वजा महल का बलोचर अबे देता इजाज़त वती खैला बिकने होती मात पे ख्याला अल्लाह बिकने मनी नेम गंचनी अल्लाह में यार।